नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। वहीं जेएमएम के विधायकों के साथ कांग्रेस के नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। झारखंड में दो राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होना है। महागठबंधन की ओर से शिबू सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 13 मार्च तक नामांकन किया जा सकता है। 18 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जिसके बाद 26 मार्च को चुनाव होना है और उसी दिन मतगणना भी होगी, जिसके बाद देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। शिबू सोरेन के नामांकन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरी सीट पर भी गठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि संख्या बल को देखते हुए बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये स्पष्ट है कि इनका राज्यसभा जाना तय है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी सीट बोले समय आने पर रणनीति के तहत आपके समक्ष रखा जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो आपको पता ही है वो क्या क्या कर सकती हैं, और हमारी भी नज़र उन पर है। अभी तक उन्होंने भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, और मुझे पता नहीं ये चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, इस पर भी बहुत सख्त सवाल लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं। और हमारे साथ उपेंद्र जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, जिस तरीके से दूसरी सीट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन आखिर दोनों तरफ क्या कुछ गणित हैं कि दोनों ही दल, बीजेपी या महागठबंधन, दोनों ही दल इस सीट पर अपना अपना दावा जता रहे हैं? देखिए अलीम, शिबू सोरेन ने नामांकन कर दिया है। आज एक सेट में नामांकन किया है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 13 तारीख को 2 सेट और नामांकन पत्र का भरेंगे शिबू सोरेन। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो महागठबंधन के दल हैं, कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो प्रत्याशी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी होता है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रत्याशी देखने के बाद ही अपना प्रत्याशी या फिर कह सकते हैं अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। आज हमारी बात हुई कांग्रेस के कई नेताओं से, उन्होंने कहा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार कहाँ खड़ा किया है, हम लोग की नजर उस पर है। तो कहीं न कहीं स्व और माप का खेल कि किस तरह से कौन से प्रत्याशी आते हैं और उसके अनुसार किस तरह से महागठबंधन का उम्मीदवार उतारे, इसको लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक स्व माप का खेल चल रहा है। अलीम, उपेंद्र, क्या कुछ लग रहा है बीजेपी की तरफ से कौन सा नाम आ सकता है? वहीं अगर महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन इस पर दावा कर रहा है जीत का, तो महागठबंधन की तरफ से यह सीट किसको जा सकती है? देखिए अलीम, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, बंद लिफाफे में जिन प्रत्याशियों के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके नाम भेजे जा चुके हैं आला कमान के पास। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसमें कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं दीपक प्रकाश, उनका नाम आगे चल रहा है। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री का नाम उसमें जो बंद लिफाफे में नाम गया उसमें। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय का नाम है, और चौंकाने वाली बात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी का नाम भी उसमें गया है, लेकिन बंद लिफाफे में है। सूत्रों के हवाले से खबर है। अब इस पर अंतिम मुहर तो तब लगेगी जब आलाकमान राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगा झारखंड के लिए। महागठबंधन की बात करें तो कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक उम्मीदवार की बात हो रही है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का समय एक समझौता हुआ था, तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आलमगीर आलम है, रामेश्वर उरांव है, अभी भी कहते हैं कि इस तरह का एक समझौता हुआ था। इसके अलावा जो विनिंग जीत सकने वाला जो उम्मीदवार हो उसको लेकर के चर्चा चल रही है, विचार हो रहा है। जी चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इस पर सस्पेंस है, लेकिन
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर शिबू सोरेन को उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दें, दूसरी सीट पर भी गठबंधन दावा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि दूसरी सीट भी उन्हीं के पाले में आएगी और उन्होंने यह भी कहा है कि यही वजह है कि बीजेपी इस पर अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है कि उनकी तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। महागठबंधन की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है दूसरी सीट के लिए, और वहीं बीजेपी भी यह कह रही है कि दूसरी सीट उनके ही खाते में जाएगी। तो झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए बीजेपी की ओर से कई दावेदार हैं, लेकिन न्यूज 18 को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बीजेपी की ओर से इस रेस में पूर्व सीएम रघुवर दास और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय का नाम आगे चल रहा है। 13 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख को देखते हुए संभावना यह जताई जा रही है कि आज से कल तक बीजेपी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर देगी। और इधर रांची में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही राज्यसभा जाएगा और संभावित नामों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया गया है और अब केंद्रीय नेतृत्व आज शाम तक इस नाम का ऐलान कर सकता है कि हमारे एक कार्यकर्ता को ही उम्मीदवारी दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व को हम लोगों ने जितने लोगों की लिस्ट आई थी हम भारतीय जनता पार्टी ने भेज दी है। संभवतः आज शाम तक जो भी होगी घोषणा हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता उम्मीदवारी पर मुहर लगेगा। लेकिन उसके साथ एक बात मानना पड़ेगा कि राज्यसभा का चुनाव दिशा और दशा भी तय करेगा झारखंड का। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सियासी संकट का झारखंड में कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी पर जनादेश के अपमान का आरोप भी लगाया है। वहीं यह भी आशंका जताई है कि पैसों के बल पर बीजेपी जनादेश का मजाक भी उड़ा सकती है। पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। प्रयास या सोच उनकी हो सकती है, लेकिन झारखंड के जो भी विधायक हैं बिकाऊ नहीं है। उनका जमीर है, वो माटी के सपूत हैं। यहाँ की जल जंगल जमीन की आवाज़ बनकर आज विधानसभा में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से पराजय का सामना इनको करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई मतलब नहीं है इस तरह की बातों का, लेकिन हो सकता है वो सोच रखते हो ऐसा। और इधर बीजेपी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट का झारखंड में भी असर पड़ सकता है। बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन को अपना समर्थन भी दे सकती है। मध्य प्रदेश का विषय नहीं है, विषय है कांग्रेस का चाल और चरित्र का। जब आप अपने कुनवा को संभाल के नहीं रखिएगा, जब आप अपने सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल नहीं कीजिएगा, और देखिएगा महीना 2 महीना बाद झारखंड में भी होने जा रहा है। किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। आने वाले समय में जेएमएम को भी बहुत अंदर से घुटन महसूस हो रही है और ऐसा महसूस होता है कि जेएमएम जो अभी सरकार जरूर कांग्रेस के साथ बना ली है, वो कांग्रेस के साथ टिकने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी इस माटी के लाल के साथ रहेगा खड़ा और इस झारखंड को बचाने में, झारखंड को संवारने में, झारखंड को बनाने में और झारखंड की जनता को जिस तरह से कांग्रेस उपेक्षा कर रही है, उस अपेक्षा पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्य प्रदेश के सियासी संकट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शुचिता की बात करने वाली बीजेपी ही ऐसी चीजों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने राजनीति के गिरते स्तर पर भी चिंता जताई। देखिए, अभी तो वहाँ जो खबरों के माध्यम से चीजें हम लोग जान पा रहे हैं, देख रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि ये उदाहरण पहला नहीं है। ऐसे उदाहरण कई देखने को मिला है
देश को, और इसमें मुख्य भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही रोल अदा करती है। जो पार्टी सुचिता की बात करती हो, वही पार्टी इस तरीके के थोड़ा सा तो आएगा यार, चीजों को आगे बढ़ा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज राजनीतिक का स्तर किस ओर जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड कर रहा है कि मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर के बाद बीजेपी महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन कर सकती है। सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर सीएम हेमंत सोरेन ने चुटकी ली है और कहा है कि बीजेपी को पहले झारखंड आने दीजिए, यहां कुछ और सीन ही देखने को मिल सकता है। चूंकि आज ये लोग जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, जिस तरीके से अपने राजनीतिक हथकंडों को अपनाते हैं, ये हमें भी समझ में आती है। आप झारखंड में आने तो दीजिए, यहाँ दृश्य कुछ और देखने को मिल जाएगा। जब यहाँ की बारी आएगी तब हम उस विषय पर बात करेंगे। हमारी उनकी हर गतिविधि पर नजर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहली बार अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने यहां हेलीपैड का निर्माण कराया है, जिसका निरीक्षण डीडीसी ने किया। आपको बता दें कि नेमरा गांव पहुंचने के बाद सीएम ग्रामीणों के साथ होली खेलेंगे। इसके साथ ही कुल देवता की पूजा करेंगे और सरना स्थल पहुंचकर भी नमन करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में आगमन को लेकर लोगों में खुशी देखी जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। पेट्रोल की कीमत में ₹2.69 की, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.33 की कमी आई है। बावजूद इसके राजधानी रांची के पेट्रोल पंप मालिक पुरानी कीमत में ही ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। हमारे सहयोगी नौशाद आलम ने पेट्रोल पंप पर जायजा लिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.69, जबकि डीजल की कीमत में ₹2.33 की कमी आई है। इस कमी से आम लोगों को कितना राहत महसूस हो रही है, हम जानने के लिए एक पेट्रोल पंप का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। आज जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आई है, कितना राहत हो रही है और किस रेट में आपको मिल रहा है? भैया राहत क्या होगी, कुछ नहीं। 10 रुपये बढ़ा के 25 पैसा घटा दोगे, ये कोई राहत थोड़ी है। क्रूड ऑयल की जो रेट अभी इंटरनेशनल मार्केट में है वो हद से ज़्यादा गिरी हुई है। उस हिसाब से हम लोग को 50 या 52 रुपीस पर लीटर मिलना चाहिए, पर मनमौजी है। फ़ायदा के नाम पे पब्लिक को दोहन हो रहा है। कहीं से भी पब्लिक को आराम नहीं है, पब्लिक सफ़र कर रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसमें जो जब गिरावट होती है तो ऐसे में पेट्रोल की कीमत में भी कमी होनी चाहिए। कितनी राहत मिल रही है? ₹2.69 जो है पर लीटर जो है कमी है। अच्छी बात है, कोई कुछ कम तो हुई, हमें सरकार से उम्मीद भी थी। नहीं, बिल्कुल राहत की बात है। गवर्नमेंट को इस तरह की खुशियाँ लोगों को देनी चाहिए। जितनी तरह की परेशानी है, इस बीच में अगर इस तरह की राहत मिलती है तो जाहिर सी बात है, खुशी की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई है, यानी प्रति बैरल 32 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की गई है, उससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलता नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन संजय के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। पिछले कई दिनों से राजधानी रांची समेत राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से ही राजधानी के आसमानों में बादल छाए हुए थे और फिर झमाझम बारिश भी होने लगी, जिससे तापमान में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। रांची में बारिश का जायजा लिया संवाददाता नौशाद आलम ने। राजधानी रांची में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले कई दिनों से इस राज्य के विभिन्न जिलों में इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। इससे न सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है, ठंड में इजाफा हो गया है, बल्कि लोगों को भी
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहने की संभावना है। कैमरामैन संजय के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर शहर में पिछले एक साल के भीतर 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बाइक की चोरी हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि एक साल में 713 दुपहिया वाहनों को चुराया गया है, जिनमें 70% ऐसे हैं जिन्हें एक साल या उससे कम अवधि में खरीदा गया था। शहर में कई जगहों को बाइक चोरी के डेंजर जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, जैसे कि जुबली पार्क, साकची और बिष्टुपुर अमर मार्केट। इन जगहों पर लगातार चोरी हो रही है। बाइक चोरी से लोग काफी परेशान हैं। वहीं अब तक पुलिस बाइक चोरों पर लगाम लगाने के बजाय विशेष चेकिंग अभियान में जुटी है। बाजार अब लगता है कि यहाँ गाड़ी मतलब सब साइकिल में घूमने में मन करता है। अब तो गाड़ी लगता है कि मेरा 60,000 70,000 कभी भी डूब सकता है। क्या कि यहाँ पर ही थाना में लिखने के बाद तो उम्मीद तो कम ही है कि गाड़ी मिलेगा यहाँ पर ही, जब नाक नगर लीजिए। क्या कि यहाँ के पुलिस सिर्फ मतलब क्राइम से ही जुड़े लोगों को खाली खोजने में परेशान है। गाड़ी चोर हो गया, उसमें तो जरा भी मतलब मेहनत नहीं करते गाड़ी खोज पाए। जो इसके मेन सरगना है उस तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है और इसका फ़ायदा मिलता है इन लोग को, और कोर्ट से भी इन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है, तो इसलिए आराम से छूट जाता है और आराम से करते हैं। जहाँ पार्किंग एरिया है वहाँ सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। पुलिस प्रशासन को इसमें कम से कम सादे लिबास में रखना चाहिए, लेकिन ऐसी कई व्यवस्था कहीं नहीं देखी जा रही। यही नतीजा, यही कारण है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ से चोरी हो रही हैं। लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर में इन दिनों जिला प्रशासन को बाइक चोर गिरोह खुलेआम चुनौती दे रहा है। आए दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में 3 से 4 बाइक की चोरी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन बाइक चोर गिरोह का कब तक पर्दाफाश करती है। बाइक चोर की जो घटनाएं हो रही है इस पर लगाम लगता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बोकारो में सदर अस्पताल या फिर कुछ प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर अधिकांश केंद्रों की हालत ठीक नहीं है। कई स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ सेंटर में मरीजों के इलाज की बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। बोकारो के उपनगर चास में 2 अस्पताल हैं, लेकिन दोनों में मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिलती। ईसीजी जांच तक की सुविधा नहीं होने से मरीज इलाज के लिए निजी क्लिनिक का सहारा ले रहे हैं। चास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने जहां संसाधनों की कमी की बात मानी है, वहीं सिविल सर्जन ने कमियों को जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिलाया है। बगल में सदर आधा किलोमीटर पर हम लोग सब रेफर करते हैं इस केस को ईसीजी के लिए, और इस ईसीजी एक्सरे के लिए तो हम लोग को सब रेफर करना पड़ता है यहाँ से। बिल्डिंग का भी यहाँ तो डॉक्टर के रहने का भी व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए इंडोर का भी, इंडोर के मामले में केवल डिलीवरी पेशेंट हमारे भर्ती रहते हैं यहाँ पर। दवा तो जो हम लोग को कुछ सप्लाई हो गया है रांची से, तो वो दवा उन लोगों को बोल दिया गया है कि यहाँ से उठाव कर लें, बाकी दवाएं उपलब्ध हैं। पलामू में मेदिनीनगर के लोग दूषित पानी पीने को विवश हैं। दरअसल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कोयल नदी से पानी उठाकर बिना फिल्टर किए सप्लाई कर रहा है और इलाके के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात से शहरवासियों में खासी नाराजगी है। हालांकि जब पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी से इस मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने मामले की जांच जारी रहने तक बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। शहरवासी को जो भी पानी मिल रहा है सही पानी नहीं मिल रहा है। अगर इसका जांच हो तो सब सामने आ जाएगा। आज के दिन में पानी मान लेते हैं कि जिनके घर में भी जा रहा है और उनको पानी कहीं है नहीं, इसलिए लोग यूज करते ही, लोग को आदत हो गया है। हाँ, चूना केवल नहीं था तो चूना मंगाया गया, जानते हैं उसमें सैंक्शन नहीं हो पाया है, संभवतः प्रक्रिया में होगी। इस बीच में पानी ठीक ही चल रहा था, लेकिन 2 दिनों से थोड़ा सा गंदा पानी गया है। हालांकि ये बात हमारे घर में भी वही पानी आता है तो हमको पता चल जाता है। हम विजिट भी किए थे, चूना की कमी थी, ब्लीचिंग और एलम वहाँ था, चूना भी उपलब्ध हो गया है। साहिबगंज में गंगा नदी और खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ कई ऐतिहासिक स्मारक अब सैलानियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगी। आपको बता दें कि सैलानियों के लिए यह काफी आकर्षक का केंद्र बनेगी और जिला प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से 20 से युवा गाइड की बहाली करने की योजना बनाई है। जानकार मानते हैं कि पर्यटन से
जिले को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन से बेहतर संभावनाओं की उम्मीद भी है। में हम लोग कई एक पहल कर रहे हैं, उसी के में एक जो मेजर पहल है वो ये है कि जिले में हम लोग गाइड्स के लोगों को, यहाँ के जो लोकल युवक हैं उनको गाइड्स के रूप में हम लोग ट्रेन करें। तो अभी हम लोग 20 लड़कों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जिनको हम लोग गाइड्स के रूप में ट्रेन करेंगे, ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या जो भी टूरिस्ट साहिबगंज जिले में आए तो उनको वो गाइड कर सके, उनको बता सके और हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं उसके बारे में उनको सिखा कि डिस्क्राइब कर सके कि इसका क्या महत्व है, ये कितना पुराना है। बिना किसी डिस्टरबेंस के, प्राकृतिक संसाधन को बिना छेड़े हुए बहुत सारे हम आर्थिक विकास की ओर जा सकते हैं, और उसके लिए पर्यटक एक बहुत बड़ा माध्यम है, जो कि कम संसाधन में हम अच्छे यहाँ पे टूरिज्म का एक जो टूरिज्म की बात करते हैं, जियो टूरिज्म, ये यहाँ पे एक हब बन सकता है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन गुमला के बिशुनपुर जैसे इलाके के लोगों ने प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चला रखी है और मुहिम को नई धार दी है। यहां की ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल कर प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके लिए महिलाओं का समूह गांव के लोगों को प्रेरित भी कर रहा है। प्लास्टिक की जगह जंगली पत्तों से बने सामानों का जहां वे खुद उपयोग कर रहे हैं, वहीं शादी और दूसरे मांगलिक कामों में इसकी आपूर्ति कर आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत कर रही हैं। जंगल से पत्ता लाते हैं और पत्ता ला करके ये खला को बनाते हैं और बना करके हम लोग का पहले से ही परंपरा है, इसको पूजा वूजा में इसको यूज करते हैं। हम लोग बेचते भी हैं बाजार में, प्लास्टिक के यूज नहीं करते हैं हम लोग ये पत्ता, ये जब हम लोग का शादी ब्याह होता है या पर्व त्योहार होता है उस समय हम लोग जंगल पत्ता तोड़ने के लिए जाते हैं, पत्ता तोड़ करके लेके आते हैं और इस पत्ता से हम लोग अपना खाली दोना बनाते हैं और अपने पूजा पाठ के लिए भी, शादी ब्याह के लिए भी, और जो ये क्या बोलते हैं कि इस पत्ता से हम लोग बेच करके अपना बच्चा लोग का पालन पोषण भी कर सकते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरायकेला के राजनगर प्रखंड की समाजसेवी चामी मुर्मू को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। पुरस्कार लेने के बाद वे सरायकेला और राजनगर पहुंची, जहां चामी मुर्मू का आदिवासी परंपरा के साथ भव्य स्वागत किया गया। चामी मुर्मू ने राजनगर में झारखंड की विभूतियों को नमन किया। स्वागत से उत्साहित चामी मुर्मू ने कहा कि इस पुरस्कार की वजह से उन्हें शक्ति मिली है, जिससे अब वे और जोश के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक करने और स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर पुलिस ने खांसी सिरप और टैबलेट के नशे के कारोबार का खुलासा किया है। इलाके के 2 घरों में छापेमारी कर नशीली दवा की खेप को जब्त किया गया है। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही उसके घर से 3,12,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। हाउस के पास हसन इमाम उर्फ बड़का एवं मजेंद्र नारायण गो दोनों के घर में एक साथ छापामारी की गई। छापामारी के दौरान हसन इमाम उर्फ बड़का के घर से 65 फाइल कोरेक सिरप एवं 552 टैबलेट बरामद किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक